फिर देखो, बहुत सिंपल, एनुअल रिटर्न। अब तक आप ये मंथली या क्वार्टरली रिटर्न सब भर रहे थे, राइट? अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो मंथली आपने 12 रिटर्न्स भरे, ये 12 रिटर्न को कंसोलिडेट करके एक एनुअल रिटर्न भी आपको भरना पड़ेगा, तो जिसका नाम है जीएसटीआर 9। ओके, तो जीएसटीआर 9 में आपको एनुअल रिटर्न भरना है। देखो ये कब तक भरना है वो भी बताता हूं। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एन्युअली भरना है ऑफकोर्स, और एक कब तक भरना है उसकी डेट देखते हैं अपन। अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, टीसीएस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्स। ऑफकोर्स यार मुझे बताओ, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो सिर्फ टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आईएसडी, इनको एनुअल रिटर्न का क्या काम? नॉन रेसिडेंट, अब वो तो एक आध बार 90 दिन के लिए आ रहा है, उसको भी जरूरत नहीं है कुछ। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहीं एक जाके इवेंट कर रहा है या कुछ एक ही कुछ बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक बार जाके, तो उसको कोई जरूरत नहीं है सब चीजों की, राइट? तो ये एनुअल रिटर्न इनके लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए फाइल करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये आपका पूरा ईयर है 1/4/21 से 31 मार्च 22, ये पूरे साल में आपने मंथली रिटर्न भरे। अपन नॉर्मल एसएससी की बात करते, कंपोजिशन में वगैरह नहीं है, नॉर्मल एसएससी की बात, कंपोजिशन के लिए बाद में देखेंगे। 9A है, अभी अपन 9 की बात करें, जीएसटीआर 9, राइट? तो इनको भरना पड़ता है एनुअल रिटर्न ईयर खत्म होने के बाद, आपका 31 दिसंबर 22 तक। मतलब ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर के सक्सीडिंग ईयर के दिसंबर महीने के लास्ट डेट तक, यह है इसकी ड्यू डेट। इसके पहले भी आप भर सकते हो चाहो, ये ड्यू डेट है, यहां तक भरना पड़ेगा। इसके बाद भरेंगे तो फिर लेट फी लगती, और वो लेट फी कितनी है मैं बता दूं आपको यहीं पे। अगर इसके बाद आप भरेंगे तो 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे, और 0.25% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज हाइयर। मतलब क्या, 100 रुपीज पर डे, लेट से आप 100 डेज डिले हो गए, है ना, तो आपकी पेनल्टी कितनी आएंगे, 100 रुपीज इंटू 100 डे, तो इतनी आपकी पेनल्टी आएगी। कितना आता है, 10,000 रुपए। और आपका टर्नओवर है, लेट से टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, राइट? तो इसका आएगा 1 करोड़ इंटू 0.25%, विच कम्स 25,000। तो आपको भरना पड़ेगा 25,000 रुपए की पेनल्टी। ओके, तो अगर इसके बाद जाते हो आप 31 दिसंबर के बाद, नेक्स्ट ईयर हर साल का 22-23 का दिसंबर 23 आएगा। ओके, तो देखो वहां पे दी 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, ये क्या है बाद में देखते हैं अपन इसको। नेक्स्ट 9A, ये भी एनुअल भरना है। ये किसके लिए, देखो कंपोजिशन टैक्सेबल, इनको ऑलरेडी एक फॉर्म ईयरली भरना है, याद है आपको, कुछ लोगों को याद होगा, जीएसटीआर 4 ईयरली भरना है अप्रैल महीने तक, और एनुअल रिटर्न भी भरना है 31 दिसंबर तक, एनुअल रिटर्न भी भरना। और ई कॉमर्स वालों के लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लायबल टू कलेक्ट लीसेस, मतलब ये जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन लोगों को भी भरना है 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वही सेम, राइट? तो 9 है नॉर्मल सभी लोगों के लिए, जैसे आप में जो रजिस्टर्ड है। 9A है कंपोजिशन वालों के लिए, और 9B है गाइस एनुअल रिटर्न फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, याद है 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर, 9A जो है कंपोजिशन, और 9 नॉर्मल लोगों के लिए, अदर देन दीज टू। ओके, और ये एनुअल रिटर्न के साथ आपको भरना पड़ेगा 9C, ध्यान से सुनो, इसके साथ आपको भरना है 9C। ये तो हो गया 9 जीएसटीआर 9A हम लोगों ने देखा कंपोजिशन के लिए, और जीएसटीआर 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट? और इसके प्लस आपको भरना पड़ेगा जीएसटीआर 9C, ध्यान से सुनना, 9C है ऑडिट वालों के लिए, ऑडिट। अब ऑडिट किसका करवाना पड़ेगा, जिनका टर्नओवर, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं पॉइंट, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर चले गया। इफ द टर्नओवर, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़, अगेन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़, तो इनको 9
या 9A या 9B तो भरना ही है, इसके साथ साथ इनको भरना है प्लस 9C भी भरना है जो ऑडिट रहेगा, और ये ऑडिट करवाना है CA या CMA से जो प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, CS से नहीं। मैं आपको CS वाले स्टूडेंट एक दरख्वास्त करूंगा, बेटा मैं CA, CS और CMA का भी फाइनल ईयर का एग्जाम 2 पेपर बाकी है, मैं हमेशा बोलता हूं आप CS होने के बाद CMA की भी एग्जाम दो, कुछ हेल्प लगी तो मुझे पूछो आप, बहुत सारे पेपर्स एग्जाम्ट है और इनको भी बहुत ज्यादा स्कोप। तो ये सब ऑडिट, एक एक ऑडिट का लोग 25 और 50,000 रुपए लेते, राइट। तो ये 9C भरना पड़ेगा। अच्छा, एनुअल रिटर्न के लिए कोई लिमिट है क्या? नहीं, एनुअल रिटर्न तो कंपलसरी है, सबको भरना है, सबको भरना है। ऑडिट तभी करना है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर, मतलब मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है सर, तो आप 9 भरो, 9C मत भरो, या फिर 9A भरो अगर आप कंपोजिशन वाले हो गए। 9C नहीं, 9C तभी जाएगा अगर आप ऑडिट में हो। तो देखो 9C एनुअली भरना है आपको, अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिकंसिलेशन, इसको बोलते हैं 9C को, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय CA और CMA, और इसकी भी ड्यू डेट 31 दिसंबर। और यहां पे लिखा है देखो, एनुअल रिटर्न टू बी अकंपनीड बाय ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, मतलब 9C। इफ, ये कब, लेकिन ये कब, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़, मतलब 9C तब आएगा जब 2 करोड़ रुपीज से ऊपर टर्नओवर जाएगा। अगर 2 करोड़ रुपीज तक ही टर्नओवर है, एग्जैक्ट 2 करोड़ है, तो भी 9C नहीं देना है, 9 या 9A या 9B देना है। ओके, तो एनुअल रिटर्न कंपलसरी है सबके लिए, बट 9C तभी आएगा जब टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाएगा। जैसे इनकम टैक्स में भी अपने लिमिट्स है, वैसे इधर भी GST के टर्नओवर की लिमिट है ऑडिट के लिए। फिर एक सिंपल है GSTR 10, कैंसलेशन और सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है भाई कि मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन लिया, अब मान के चलो मेरा बिजनेस बंद हो गया या मेरा कुछ काम ही नहीं, अब मतलब मैंने बंद कर दिया, तो मुझे मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। यस, मैं खुद होके भी कैंसिल कर सकता हूं, या फिर आपको याद है डिपार्टमेंट भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती, अगर आपने कंसेक्यूटिव 6 मंथ के रिटर्न नहीं भरे। याद आ रहा है कुछ आपको? 6 मंथ के, तो डिपार्टमेंट खुद ही कैंसिल कर सकता है, याद आए? तो आप खुद कैंसिल कर सकते हो वॉलंटरी, या फिर डिपार्टमेंट भी कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद भी आपको एक रिटर्न डालना है, दैट इज GSTR 10, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल रिटर्न। इसको फाइनल रिटर्न भी बोलते हैं, GSTR 10। बस अब खत्म सब। और ये कब तक भरना है गाइस, ध्यान से सुनना, ये कब तक भरना है? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। अगर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई यस चलो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर डालो, तो वहां से 3 मंथ्स, या फिर आपने खुद कैंसिल किया है तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। तो देखो, विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन जो अपन ने किया हुआ, तो और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, जो लेटर होगा, राइट। और फाइनल रिटर्न ये नॉर्मल टैक्स पेयर को भरना, ये सब इन लोगों को नहीं भरना, ये तो हमेशा एक्सेप्शन में आता, कंपोजिशन वालों को भी फाइनल रिटर्न नहीं भरना। तो फाइनल रिटर्न आ गया ध्यान में, फाइनल रिटर्न नंबर कैंसिल करने के बाद आपको फाइनली ये रिटर्न डालना। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उस दिन से, या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर जब इशू होगा वहां से 3 महीने। तो 9A 9B 9C। 9 क्या है बताओ? एनुअल रिटर्न। 9A कंपोजिशन के लिए, 9B ई कॉमर्स के लिए, 9C ऑडिट 2 करोड़ से ऊपर जाए तो ही करना है, और 9 के साथ फाइल करना है, इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और GSTR 10 बता दें। नाउ लास्ट फॉर्म इज GSTR 11। बहुत सिंपल, मैं ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं आपको। ये है एम्बेसीज वगैरह के लिए, एम्बेसीज वगैरह, यूएन इनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर रहता है ना, UIN इनके पास रहता है, एम्बेसीज एक्सेट्रा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस, ये सब लोगों के लिए, और एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। इन ये जो परचेस करते हैं ना, इन्होंने कोई गुड्स को परचेस किया, या टेक्निकल लैंग्वेज में उसे इनवर्ड सप्लाईज बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई। तो इन्होंने GST पे किया होगा इनवर्ड सप्लाईज का, परचेस करने पे GST पे करना पड़ता है, तो वो GST का इन सबको रिफंड मिलता है, रिफंड। स्पेशल लोग है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर इनके पास,
तो ये रिफंड उनको क्लेम करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए उनको जीएसटीआर 11 भरना पड़ेगा, और ये भरना है 28th डे ऑफ एवरी मंथ सक्सीडिंग द मंथ ऑफ इनवर्ड सप्लाई। जब उन्होंने इनवर्ड सप्लाई किया, जैसे जनवरी मंथ में इनवर्ड सप्लाई किया, जनवरी मंथ में किया, तो इनको ये रिटर्न भरना पड़ेगा फरवरी के 28 तारीख। अरे समझ में आया? और रिफंड क्लेम कर लेना पड़ेगा, रिफंड क्लेम करने के लिए बेसिक। ओके, सिंपल। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको फटाफट स्टडी कर लेते। तो ये पूरे रिटर्न्स हो गए आपके, आपको नाम भी याद रहेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे तो पूरे नाम भी याद रहेंगे। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, it is very important to note that there is no facility of revised return in GST। अरे फांसी जिसको दी जाती है उसके केस में भी पुनर्विचार की याचिका दाखिल कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन जीएसटी में रिवाइज, आपने गलती कर दी, गलती हो गई, वो मंथ में आप उसको ठीक नहीं कर सकते, रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। बड़ा अजीब केस है, लॉजिकली देना चाहिए था ये सब फैसिलिटी, बट रिवाइज रिटर्न जीएसटी में नहीं दिया, तो फिर सर आप कैसे करेंगे? तो क्या हम हमारी गलती, अरे गलती तो हो ही सकती है ना भाई, फिगर डालने में गलती हो गई ये मंथ में, तो क्या हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते? यस कर सकते, बट उन्होंने बोला आप उसको अगले मंथ में रेक्टिफाई करो, फिर ये मंथ में नहीं फैसिलिटी देंगे, अगले मंथ में फैसिलिटी देंगे। तो मान के चलो ये मई मंथ है, यहां पे आपसे गलती हो गई, तो इसको आप जून मंथ में अमेंड करो, जून मंथ में अमेंड करो, जून मंथ में गलती हुई, जुलाई मंथ में अमेंड करो। सर अब मान के चलो कि ये हमारा ईयर है 21-22, अब हमें ये गलती पूरे साल भर भी पता नहीं चली, तो फिर अब कब तक हमारे आखिरी समय कब तक अमेंड करने का? तो उन्होंने क्या बोला कि ये नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न तक, देखो वहां पे लिखा है आप सब, it is very important to note that there is no concept of revised return under GST. However, the registered person can rectify or amend the details shown in outward supplies up to date of filing of monthly return for the month of September of succeeding financial year or actual date of filing of annual return whichever is earlier। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, देखो सर कुछ समझ में नहीं आया, देखो ये आपका ईयर, जैसे कि मैंने आपको बोला 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, और इसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है आपका, देखो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है, आपको मालूम है एनुअल रिटर्न 9 का, चलो बताओ 31, वेरी गुड, दिसंबर 22 तक, है ना, यहां तक एनुअल रिटर्न। और यहां कहीं तो भी सितंबर है आपका, सितंबर, ये सितंबर मंथ का 3B का डेट क्या है बताओ, 20 अक्टूबर तक, सितंबर मंथ का रिटर्न का डेट है 20 अक्टूबर, 3B की डेट देखी जाती है ना, 3B की डेट। सितंबर मंथ का रिटर्न कब जाएगा? सक्सीडिंग ईयर के सितंबर का रिटर्न 20 अक्टूबर। अब मान के चलो कि आपने इसको बराबर 20 अक्टूबर को फाइल किया और इसको 31 दिसंबर को फाइल किया, ये तो ड्यू डेट है ना, ये दिस इज ड्यू डेट। आप इसके पहले भी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, इसके पहले भी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन आपने मान के चलो पहले केस में, केस 1 में हमने इसको 31 दिसंबर को किया और यहां पे इसको 20 अक्टूबर को, तो आप रेक्टिफाई, ये साल की गलतियां जो है रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हो? तो उन्होंने बोला रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हो यहां तक, विच एवर इज अर्लियर, 20 अक्टूबर, और जिस दिन आपने ये फाइल किया, तो हमने माना ये हमने फाइल किया 31 दिसंबर 22, विच एवर इज अर्लियर, मतलब गलतियां यहां तक आप रेक्टिफाई कर सकते। अब मान के चलो एनुअल रिटर्न आपने फाइल कर दिया यहां पे जुलाई महीने में, जुलाई 22 को, क्योंकि आपका ईयर यहां पे खत्म हो गया, ड्यू डेट है दिसंबर, लेकिन आपने जुलाई में इसको फाइल कर दिया। तो देखो अब ये तो फिक्स रहेगा सितंबर का ड्यू डेट, पहला तो यही रहता है सितंबर ड्यू डेट, सितंबर रिटर्न की ड्यू डेट, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, है ना, एनुअल रिटर्न, ये इसके अर्लियर जो रहेगा ये आपका रहेगा यहां तक आप मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये आपने कब फाइल किया, लेट्स से 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई नहीं
इसकी ड्यू डेट तो सेम है, सितंबर की ड्यू डेट तो 20 अक्टूबर ही है, ये तो फिक्स रहेगा एक ड्यू डेट। और 20 जुलाई विच एवर इज अर्लियर, तो कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो? 20 जुलाई। ड्यू डेट नहीं देखना है आपको, डेट ऑफ फाइलिंग, सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न। तो देखो वहां पे वही दिया, रेक्टिफाई कब तक? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ, ऑफकोर्स वो 20 अक्टूबर, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, यहां पे ड्यू डेट नहीं बोला, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। अरे समझ में आया? डेट ऑफ फाइलिंग दिया, यहां पे ड्यू हटा दिया, ओवर ड्यू ने। डेट ऑफ फाइलिंग मतलब 20 के पहले भी आप उसको फाइल कर सकते हो, लेकिन सितंबर के पहले तो नहीं कर सकते। सितंबर 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, है ना। तो हमने दोनों एग्जांपल में लेट से अज्यूम किया कि ये ड्यू डेट ओवर हटा दो, डेट ऑफ फाइलिंग लिख दो, डेट ऑफ फाइल, ओके, ड्यू डेट हटा। ऑफ कोर्स वो ड्यू डेट के पहले अगर आपने कर दिया तो वो तो रिटर्न चले गया ना आपका। तो डेट मान के चलो, मैंने फाइल किया था 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर, और ये फाइल किया था लेट से 29 सितंबर, तो रेक्टिफाई कब तक कर सकता हूं मैं? विच एवर इज अर्ली, यहां तक कर। ये मान के चलो फाइल किया 15 अक्टूबर को, और एनुअल रिटर्न फाइल किया लेट से 18 अक्टूबर। अब बताओ विच एवर इज अर्लियर क्या है? यहां तक कर सकते, ओके। तो दोनों की डेट ऑफ फाइलिंग देखना है, दोनों की डेट ऑफ फाइलिंग, ओके। नेक्स्ट, every registered person who has made the outward supplies in the period between date of he becomes liable to register under GST and the date of grant of registration shall file the details of outward supplies made during the period in first return filed after the date of registration. Simple. देखो अब मान के चलो यहां पे इस दिन लेट से ये डेट है 24 ऑफ जुलाई, इस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, एक्सीड 20 लाख, तो इस दिन आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन लेने के, बराबर। आपने अप्लाई भी कर दिया, बराबर, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिला आपको, लेट से रजिस्ट्रेशन मिला, आपने अप्लाई किया 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है, तो आपने 30 जुलाई को अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन मिला 15 अगस्त को, 15 अगस्त, यहां पे रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, राइट। चलो सिंपल, लॉजिकली बताओ, अब आपका पहला रिटर्न कौन से महीने का जाएगा? फर्स्ट रिटर्न। रजिस्ट्रेशन यहां ग्रांट हुआ, तो आपका फर्स्ट रिटर्न कौन से महीने का जाएगा? ऑफकोर्स अगस्त महीने का, अगस्त महीने का। तो अगर मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा, आपको मालूम है जीएसटीआर 1 अगर मैं भरूंगा तो सितंबर 11 तक भरना है, और जीएसटीआर 3 भी मैं भरूंगा तो सितंबर 20 तक भरना है, राइट। पहला रिटर्न मेरा कब जाएगा? अगस्त महीने का, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ही अगस्त में मिला। लेकिन देखो मेरा टर्नओवर तो इस दिन ही एक्सीड हो गया था, तो ये जो सप्लाई है 24 जुलाई से 15 अगस्त, ये जो सप्लाई है ये आपको इस रिटर्न में, अगस्त महीने के रिटर्न में भरना पड़ेगा। दिस इज माय फर्स्ट रिटर्न, फर्स्ट, तो ये पीरियड का सप्लाई आपको फर्स्ट रिटर्न में डालना पड़ेगा। सिंपल, देखो वहां पे वही। देन GSTN अंडर पैन शॉल हैव फाइल डिफरेंट एनुअल रिटर्न फॉर ईच रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बोला कि मेरे रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी मेरा बिजनेस, रिलायंस का बहुत सारे स्टेट्स में बिजनेस, तो हर स्टेट के लिए उनको अलग अलग एनुअल रिटर्न भरना है। एनुअल रिटर्न, ऑडिट भी, 9C भी, सब अलग अलग भरना है, ओके। देन वेयर द पर्सन हैज फाइल्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39, दैट इज नॉर्मल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, नोटिस। अच्छा, अगर ये पर्सन फेल टू फाइल हो गया, फेल टू फाइल मतलब उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इसको नोटिस इश्यू होगा विद इन 15 डेज, और नोटिस मिलने के बाद देखो इश्यूड टू हिम रिक्वायरिंग टू फर्निश द सेम विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, और उसको फिर 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भरना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर। तो अगर आप कोई मंथ का रिटर्न फाइल करना भूल गए, सितंबर का मंथ का रिटर्न आपने फाइल नहीं किया, तो आपको 15 मतलब 20 अक्टूबर उसकी ड्यू डेट है, तो 20 अक्टूबर से 15 दिन के अंदर अंदर 20 अक्टूबर के बाद आपको नोटिस आएगा, और वो नोटिस में लिखा रहेगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल करो। देखो
where a person failed to file the return, that is a normal return or an annual return or a final return, a notice shall be issued to him requiring to furnish within 15 days of such a notice, failing which the tax liability will be assessed under section 62 on the basis of material facts available with the proper officer. और अगर असेसी फेल हो गया तो फिर ये खुद ही लाइबिलिटी निकाल देंगे बेस्ट जजमेंट के तहत, बेस्ट जजमेंट के तहत लाइबिलिटी खुद ही निकाल लेंगे। आप रिटर्न फाइल नहीं करो, हमने नोटिस दिया फिर भी, अब हम अपने आप से लाइबिलिटी कैलकुलेट कर। अब लेट फी दिए, देखो लेट फी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं सिंपल एकदम। देखो जीएसटीआर 3B एंड 1 और वो सभी के लिए, बाकी तो मैं नॉर्मली बता देता हूं। अगर आपका रिटर्न नील का है तो सीजीएसटी की पेनल्टी है, सीजीएसटी की लेट फी और एसजीएसटी की लेट फी 10 रुपए, 10 रुपए पर डे, पर डे 10 रुपए पर डे। अगर आपका रिटर्न किसी का है, नील का है, और अगर आपके रिटर्न में फिगर्स है ना, मतलब नील का नहीं है, अदर देन नील, तो फिर ये पेनल्टी है 25 रुपीज पर डे। तो जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे ये पेनल्टी लगती रहेगी, राइट। तो देखो डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न अदर देन एनुअल रिटर्न, क्योंकि एनुअल रिटर्न की मैंने बोला था 100 रुपीज पर डे, दैट इज एनुअल रिटर्न, कंफ्यूज मत होना। शॉल अट्रैक्ट द लेट फी ऑफ 25 रुपीज पर सीजीएसटी एंड 25 रुपीज एसजीएसटी पर डे, है ना। देखो एंड नील रिटर्न शॉल अट्रैक्ट पेनल्टी 10 रुपीज, 10 रुपीज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5,005, ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 लगे, मैक्सिमम 5,005। और एनुअल रिटर्न अगर फेल हो गया तो 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 0.25% ऑफ टर्न, मतलब मैक्सिमम टर्नओवर तक, उससे ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम कैपिंग उतनी। तो हमने देखा था 10,000 रुपए 100 डेज लेट हुए थे, तो 100 डेज इंटू 100 10,000 और 25,000, विच इज हाइयर था वहां पे, तो 25,000। अब मान के चलो कि आपकी लेट फी हो गई 30,000, वहां पे मैंने शायद विच इज हाइयर बोला था, बट वो कैपिंग है, कैपिंग है 0.25% इज कैपिंग। तो अब लेट से कि आपका लेट मतलब 100 रुपीज पर डे है और आपके डे हो गए 300 डेज, तो ये हो गई अब 30,000 रुपीज, और आपका टर्नओवर है लेट से 1 करोड़ इंटू 25%, तो ये आएगा 25,000। तो यहां पे फिर ये 25,000 की कैपिंग, मतलब मैक्सिमम कितना लगेगा 25। ओके, ये कैपिंग है। और वहां अपने पिछले एग्जांपल में 100 रुपीज इंटू 100 डेज था, तो इट इज 10,000, यहां पे विच एवर इज हाई। ओके, तो देखो मैक्सिमम 0.25। देन देखो द पर्सन हु आर नॉन रेसिडेंट एंड आर प्रोवाइडिंग OIDR सर्विस इन इंडिया to the registered person shall have exempted 9 and 9C। ये नोटिफिकेशन आया, जो OIDR लोग हैं उनको 9 और 9C फाइल नहीं करना है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके। और ये एक 17, 18 और 18, 19 के लिए 9 और 9C के लिए एक नोटिफिकेशन आया था, देखो shall not required to furnish for the person whose aggregate turnover does not exceed 2 crore in respective financial year। मतलब क्या था गाइस, 9 तो सबके लिए मैंडेटरी था पहले, है ना, मैंने बोला था सबके लिए मैंडेटरी है जीएसटीआर 9 फाइल करना, एनुअल रिटर्न। बट ऐसे लोग जिनका टर्नओवर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे 2 नोटिफिकेशन मैं कवर करूंगा, ध्यान से सुनो। फॉर फाइनेंशियल ईयर, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, लेकिन लिख लो 17, 18 एंड 18, 19 जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज, उनको 9 एंड 9C ये नहीं भरा तो भी चलता था। वैसे तो 9C तो जरूरी नहीं था, 9C तो जरूरी नहीं था, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि 9 को भी, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है तो आप 9 भी मत भरो, हम एग्जाम करते। लेकिन हाँ, ये सिर्फ ये 2 ईयर के लिए,
ये सिर्फ ये 2 साल की। अरे समझ में आया? और एक चेंज और समझ लो। अब देखो ध्यान से सुनो, 9 तो एग्जेम्प्ट हो गया 2 साल के लिए। अब 18-19 के लिए उन्होंने फिर से एक नोटिफिकेशन लाया इसके अलावा, जो यहां पे नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूं। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है, टू 5 करोड़, तो 9C की भी जरूरत नहीं है आपको। 9C भी अप टू 5 करोड़। लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ 18-19 के लिए। अगर आपका टर्नओवर 17-18 का 3 करोड़ रुपए, बताओ 3 करोड़, तो आपको भरना है क्या 9C? यस। कंफ्यूज हो गए आप शायद, है ना? कंफ्यूज हो गए। चलो मैं वापस बताता हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं पहले सिर्फ 17-18 की, एक एक साल की बात करते हैं अपन। 17-18 की, 17-18 में जीएसटीआर 9 और 9C दोनों अगर 2 करोड़ तक टर्नओवर है, 2 करोड़ तक, तो आपको भरने की जरूरत नहीं, एग्जाम करवा दी 9 और 9C दोनों। लेकिन अगर 2 करोड़ के ऊपर है टर्नओवर, तो 9C तो आपको भरना था, 9C कंपलसरी था। फिर आए 18-19 में। 18-19 में उन्होंने बोला कि जीएसटीआर 9 आपको पूरा एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट है, और 9C 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गया तो ही भरना है। 9C तो 9C 5 करोड़ के ऊपर गया, और फिर उसके साथ तो 9 आ गई, 9 5 करोड़ के, मतलब दोनों 5 करोड़ के ऊपर गए तो ही भरना है। ओके, सिंपल ऐसा। एंड लास्टली GSTR 3 is not required to file if GSTR 3B is already filed। तो GSTR 3B भर दिया तो फिर आपको GSTR 3 भरनी है। अभी आया ही नहीं है फॉर्म, तो GSTR 3। जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, मैं यहां पे बता देता हूं आपको। देखो ये नोटिफिकेशन यहां पे आपके बुक में उसके नीचे ही है, मेरे पास अलग है, मैं बता देता हूं। देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़ शॉल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, है ना? इसके अकाउंट ऑडिट करना है 9C में। ये तो नॉर्मल है। हाउएवर देखो अब ये क्या प्रोविजन है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 18-19, यहां 17-18 की नहीं, सिर्फ 18-19 की बात किया, exceeds 5 crore shall get his account audited and shall required to and shall furnish the copy of audited annual and reconciliation statement duly certified in 9C। तो ये कब भरना? 18-19 का। अगर 5 करोड़ से ऊपर गया तो ही भरना 9C, और 9 भी 5 करोड़ के ऊपर वाला एनुअल रिटर्न। लेकिन अब अगर बात करूं मैं 19-20 की, तो फिर आपका वो ओरिजिनल वाला था वो अप्लीकेबल हो जाएगा आपका। ये जो ओरिजिनल वाला है जो हमने देखा, ये वाले पॉइंट, तो एनुअल रिटर्न आपको कंपलसरी है। 9 तो भरना ही है। आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो भी भरना। लेकिन 19-20 की बात करो, फाइनेंशियल ईयर 19-20, कोई नोटिफिकेशन आ सकता है बाद में, तो बाकी केस में तो 2 करोड़ के ऊपर गया तो भरना ही है। उसको देख लो एक बार आप। और एक छोटा सा यहां पे भी चेंजेस है फॉरेन कंपनी के लिए, ये भी फटाफट देख लो। फॉरेन कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एयरलाइन, एयरलाइन के बिजनेस में जो है, ध्यान से सुनना, एयरलाइन के बिजनेस में जो है, अंडर नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट में, शॉल नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन 9C। ये अमेंडमेंट है 9C। जैसे सिंगापुर एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन इज अ कंपनी जो एयरलाइन बिजनेस में एंगेज्ड है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, राइट? इंडियन लोगों को बिजनेस मतलब सर्विस दे रही है, तो इनको 9C भरने की जरूरत नहीं, नो नीड टू फाइल। क्योंकि वो लोग बोले यार यहां पे आके, मतलब हम एक तो आपको सर्विस दे रहे हैं और उसके बाद आपको ये 9C भी हमसे भरवाना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको एग्जाम कर दिया, फॉरेन कंपनी को। ध्यान से सुनना, फॉरेन कंपनी। हाउएवर, लेकिन उनको क्या देना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर in respect of Indian business operation by a practicing chartered accountant in India, जिसकी फर्म LLP जो भी है, अप टू 30th सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये सिंगापुर एयरलाइन को क्या करना पड़ेगा? जो भी उन्होंने इंडिया में रिसिप्ट एंड पेमेंट लिए, इंडिया में जो भी रिसिप्ट लिए या पेमेंट्स दिए, उनका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म जो रहेगा उससे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। और वो कब तक? ये ईयर है तो ये ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक करना है। आ रहा समझ में आपके? तो फॉरेन कंपनी को वैसे तो इनको कोई 9C भरने की जरूरत नहीं है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरने की जरूरत नहीं है। 9 तो भरना पड़ेगा लेकिन 9C की जरूरत नहीं है इनको। बट इनको रिसिप्ट और पेमेंट हर बिजनेस प्लेस का, बिजनेस ऑपरेशन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड,
मतलब क्या, मान के चलो इनका अलग अलग स्टेट में, जैसे बिहार में भी है, महाराष्ट्र में, तो उनको 9C बिहार में भी और महाराष्ट्र में भरने की जरूरत नहीं है। बट रिसिप्ट पेमेंट स्टेटमेंट दोनों स्टेट के अलग अलग, देखो वहां पे लिखता है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द फाइनेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिटेड इन इंडिया फॉर ईच जीएसटीएन नंबर। देखो ईच जीएसटीएन नंबर मतलब क्या कि इनका बिहार में अलग जीएसटीएन है, महाराष्ट्र में अलग है, तो दोनों जीएसटीएन नंबर पे जो रिसिप्ट्स आए, पेमेंट्स आए, वो सबके सर्टिफिकेट्स उनको इंडियन सीए से सर्टिफाई करवाना। अरे आया समझ में? बहुत सिंपल, एक बार रीड करो। ओके, और जो लोगों को वापस एक बार मैं कंफ्यूजन उनको बता दूं, देखो बहुत सिंपल है। 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 की मैं बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में अप टू 2 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो जीएसटीआर 9 भरना कंपलसरी है, 9। और 9C तभी भरना है अगर आपका टर्नओवर, ध्यान से सुनना, नॉर्मली अपना क्या था, नॉर्मल लॉ था कि 9C तब भरना है आपको जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, राइट। और अगर आपका टर्नओवर 18-19 में 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 9C भरने की जरूरत नहीं है, 9C भरने की जरूरत नहीं। अगर वो 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो ही 9C भरने की जरूरत है। नॉर्मल लॉ में ऑडिट तब करवाना है, मतलब 9C तब भरवाना है जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर चले जाए, नॉर्मल लॉ में। बट ये चूंकि इनिशियल ईयर्स थे 17-18, पहला साल 18-9, तो यहां पे उन्होंने एग्जेम्पशंस दिए हुए। ओके, बाकी तो रेगुलर एनुअल रिटर्न आपको कंपल्सरीली भरना है। और 9C अगर 2 करोड़ रुपए से, तो आपको यही याद रखना है, देखो ध्यान दो, आपको ये 17, 18, 18, 19 का ये झमेला याद नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है 9C तब जाएगा जब टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाएगा, और 9 जो है ये कंपल्सरीली एनुअल रिटर्न फाइल करना है। 17, 18, 18, 19 ऐसा ईयर वाइज एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ओके, तो आपको ये जो नॉर्मल लॉ है, नॉर्मल लॉ जो हमने देखा उतना ही आपको याद रखना है। ओके, चल ग्रेट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको समराइज फॉर्म में मैंने पूरा ये चैप्टर करके दिया। बस इतना पढ़ के जाओ गाइज, आई एम श्योर मैंने ये जो नोट्स दिए इतना पढ़ के जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा रिटर्न। ओके।